मॉर्निंग बच्चों। तो हम लोग पिछले क्लास में एक नया टॉपिक शुरू किए थे जिसका नाम था इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। ओके, और मैंने आपको बोला था कि इसे आप एक बार बुक से, चाहे वो एच.सी. वर्मा हो या एनसीईआरटी हो या आप कोई भी टेक्स्ट बुक फॉलो करते हो, उससे एक बार आप खुद से भी रीडिंग कर लो एक बार, जिससे कि तुम्हें आगे के लेक्चर्स को समझने में आसानी होगी। तो आई होप कि आपने ऐसा किया होगा, करना भी चाहिए आपको। तो हम लोग आज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी को ही डिटेल में देखेंगे, ठीक है। तो फिर जैसा कि हम लोग हर लेक्चर में करते हैं कि पहले पिछले लेक्चर के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को फिर से हम लोग क्या करेंगे, रिवाइज कर लेंगे। जैसे कि मैंने आपको बोला था कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी आपका एक हिडन एनर्जी है जो सिस्टम के अंदर छुपा हुआ होता है। ये तब बाहर निकलता है जब इसको अपने आप को काइनेटिक में कन्वर्ट करने का मौका मिलता है। और ये एनर्जी किसी एक स्पेसिफिक चार्ज को बिलोंग नहीं करती है, बल्कि पूरे सिस्टम ऑफ चार्ज पार्टिकल को बिलोंग करती है। ओके, लेकिन जब कन्वर्जन की बात आती है तो एनर्जी उसे मिलती है जो चार्ज उस एनर्जी को अपने काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट करने की कैपेबिलिटी रखता है। और ये वो चार्ज होता है जो मूवेबल होता है। अगर सारे चार्ज मूव करेंगे तो ऑटोमेटिकली दिस एनर्जी विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड अलोंग ऑल चार्जेस। ओके, इसके अलावा मैंने बोला था कि यूं तो एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ पोटेंशियल एनर्जी का कोई मीनिंग नहीं होता है, लेकिन अगर इसकी वैल्यू हमें कैलकुलेट करनी है तो हमें एक रेफरेंस पॉइंट की जरूरत होती है। और रेफरेंस पॉइंट हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हम उसे कहां अज्यूम करेंगे। नॉर्मली इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में रेफरेंस पॉइंट इंफिनिटी पे अज्यूम किया जाता है, जहां हम ये मान के चलते हैं कि सारे चार्ज की पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, जीरो। ओके, उसके बाद हमने ये देखा था कि पोटेंशियल एनर्जी जो होती है वो प्लस, माइनस और जीरो कुछ भी हो सकती है। ये चार्जेस के रिलेटिव पोजीशन पर डिपेंड करती है। इसके अलावे आपको हमने ये कहा था, याद करो क्या कहा था इसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट बात ये कहा था कि अगर किसी सिस्टम के पोटेंशियल एनर्जी को आपको चेंज करना है तो यू मस्ट हैव टू डू सम वर्क। लेकिन वर्क कौन से फोर्स का होना चाहिए, तो ये क्लियर लिखा हुआ था कि दिस वर्क डन मस्ट बी बाय कंजर्वेटिव फोर्स। और इलेक्ट्रिक फोर्स यहां पे हमारा कंजर्वेटिव फोर्स का रोल प्ले करेगा। और इसके बाद मैंने आपको एक इक्वेशन दिया था। आपको अगर इक्वेशन याद होना चाहिए, बार बार मैं बोलता हूं याद होगा नहीं, याद होना चाहिए। और वो क्या था फॉर्मूला दोस्तों, वो फॉर्मूला था डेल्टा यू, यानी चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स। यहां जो माइनस है वो इक्वेशन का है। ओके, तो आज हम लोग इसके बाद आगे बढ़ते हैं और हम लोग एक सबसे सिंपल सा कोई सिस्टम पहले चूज करेंगे और उसके लिए पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट करेंगे। तो आपको यह समझ में आएगा कि आखिर पोटेंशियल एनर्जी कैसे निकाली जाती है। ओके, तो आप हम लोग स्टार्ट करते हैं किससे, कैलकुलेशन ऑफ पोटेंशियल एनर्जी फॉर द सिस्टम। ओके, ठीक है। तो दोस्तों सबसे पहला कैलकुलेशन जो हम लोग भी करेंगे वो करेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ 2 पॉइंट चार्जेस प्लेस्ड एट सर्टेन डिस्टेंस। तो देखो मेरा कहने का मतलब क्या है, मेरा कहने का मतलब है कि कैसे हमसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। ये मान लो एक चार्ज है प्लस Q1 और इससे सर्टेन डिस्टेंस पे दूसरा चार्ज है प्लस Q2 और इन दोनों के बीच का डिस्टेंस है R। और तुमसे अब ये पूछा जाएगा कि ये जो एक सिस्टम बना इन 2 पॉइंट चार्जेस का, दैट इज Q1 एंड Q2, तो आपसे ये पूछा जाएगा कि आप बताओ कि इस सिस्टम का पोटेंशियल एनर्जी कितना होगा। पहली बात, जो इसका रिजल्ट आएगा, मैं बार बार बोलता हूं, वो कंपटीशन के लिए इंपॉर्टेंट होगा और जो इसका डेरिवेशन है वो आपके बोर्ड्स के लिए इंपॉर्टेंट है, चाहे वो सीबीएसई बोर्ड हो या आपके स्टेट्स बोर्ड हो, हर एक जगह इसके डेरिवेशन के पूछे जाने की प्रोबेबिलिटी है। तो आप थोड़ा ढंग से देखेंगे, पूरा मैं प्लान बनाऊंगा कि आखिर इसका कैलकुलेशन कैसे होगा।
तो सबसे पहले आप ये समझो कि सिस्टम क्या है हमारा, 2 पॉइंट चार्ज है, दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है, स्मॉल r, विच इज डिस्टेंस बिटवीन द 2 पॉइंट चार्जेस। तो कैसे बनेगा, तो देखो हम लोग सॉल्व कैसे करेंगे। जैसा कि मैंने तुमको बोला कि हम लोग एक रेफरेंस पॉइंट लेते हैं जहां पे कोई भी चार्ज की पोटेंशियल एनर्जी क्या अज्यूम करते हैं, 0। तो हम एक काम करते हैं, इनिशियली हम मान लेते हैं कि ये सिस्टम नहीं था, मतलब ये सिस्टम था ही नहीं, ये सिस्टम था ही नहीं, मतलब ये दोनों चार्जेस जो हैं ये आपका इस स्पेस के बजाय कहीं दूर का मतलब हो गया इन्फिनिटी, कहीं दूर का मतलब क्या हो गया, इन्फिनिटी, यानी ये दोनों चार्जेस कहां पे हैं, इन्फिनिटी पे। ओके, ऐसा हम लोग मान लिए, फिर लेके आएंगे वहां से। तो एक काम करो, यहां पे हम लोग, ये मैंने रेड लाइन ड्रॉ कर दिया, तो ये मेरे लिए हो गया इन्फिनिटी। ओके, अब ये दोनों चार्ज यहां पे नहीं है, ये दोनों चार्ज यहां पे नहीं है, ये दोनों चार्ज कहां पे है, इन्फिनिटी पे। तो इन्फिनिटी पे आपका प्लस Q1 भी है और प्लस Q2 भी है। फिर तुम कहोगे कि इन दोनों के बीच में डिस्टेंस, अरे इन्फिनिटी पे है मतलब बहुत डिस्टेंस है, बहुत दूर, सब दूर दूर रखा हुआ है, ठीक है ना। और ये आपका हमारा रेफरेंस पॉइंट हो गया, क्या हो गया दोस्तों, रेफरेंस पॉइंट। और यहां पे पोटेंशियल एनर्जी UI क्या हो गया, 0। ठीक है दोस्तों, तो इस तरीके से Q1 और Q2 इनिशियली कहां पे था, इन्फिनिटी पे। अब हम लोग क्या करेंगे, इस Q1 और Q2 को वहां पे लेके आएंगे जहां प्रॉब्लम में दिया हुआ है कि यहां पे, जैसे मान लो प्रॉब्लम में ये दिया हुआ था कि Q1 को यहां रखना है और Q2 को यहां रखना है। तो आप क्या करो कि अब इंफिनिटी से इनको डिस्प्लेस करके लाओ जहां पे फाइनली इनको पहुंचना है, ठीक है ना। और इन दोनों पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस क्या क्वेश्चन में दिया हुआ है, r। तो इन दोनों चार्ज को जब हम लोग r पे रखेंगे तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी निकालनी है। तो सुनो, पहले हम लोग ना पूरा टारगेट और रास्ता, उस टारगेट तक पहुंचने का रास्ता सोचते हैं, ये नहीं कि सीधा डेरिवेशन शुरू करते हैं, फिर तो मजा नहीं आएगा। इनिशियली हमने एज्यूम कर लिया कि इंफिनिटी पे है, तो इनकी इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी क्या हो गई, 0। फाइनली जब ये दोनों यहां पे आएंगे तो हमको पोटेंशियल एनर्जी इनकी निकालनी है। तो देखो, एज वी नो दैट, जैसा कि हम लोग जानते हैं दोस्तों, एज वी नो दैट कि डेल्टा U इज इक्वल टू माइनस WFE। देखो WFE मतलब WFC, तो वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स। तो लास्ट लेक्चर को याद करो, हमने यहां पे कंजर्वेटिव लिखा था और बता दिया था कि कंजर्वेटिव का रोल प्ले यहां कौन करेगा, इलेक्ट्रिक फोर्स। तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फोर्स। चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी को क्या लिख सकते हो, UF माइनस UI इक्वल टू नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फोर्स। और UI, अब देखो इस सिस्टम को बनाने से पहले दोनों चार्ज तो इंफिनिटी पे थे, तो इनिशियल एनर्जी क्या है, 0। तो UI की जगह क्या लिख दोगे, 0। तो यहां से हो गया UF माइनस 0 इक्वल टू नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फोर्स। ओके दोस्तों, अब सीधा हो गया UF इक्वल टू माइनस ऑफ वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फोर्स। अब देखो ये मेरा टारगेट है, मुझे फाइनली पोटेंशियल एनर्जी चाहिए। तो मुझे अगर फाइनली पोटेंशियल एनर्जी चाहिए तो मुझे क्या चाहिए, मुझे चाहिए वर्क डन। कि इस सिस्टम को बनाने में इन सभी को यहां तक लाएंगे, तो दोनों चार्ज को लाएंगे, Q1 और Q2 को जब लेके आएंगे तो हमें यह कैलकुलेट करना चाहिए कि इन दोनों चार्ज को इंफिनिटी से इस पर्टिकुलर पॉइंट तक लाने में आखिर इलेक्ट्रिक फोर्स का कितना वर्क होगा। ध्यान से सुनो, मैंने यहां क्या लिखा, फाइनल पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फोर्स। तो मेरा क्या कहना है आपको कि अब हम लोग क्या करेंगे, इन दोनों चार्ज को बारी बारी से इंफिनिटी से अपने अपने पॉइंट्स पे जाके रखेंगे, और ऐसा करने में कुछ ना कुछ वर्क डन होगा। कौन करेगा भाई,
तो इलेक्ट्रिक फोर्स वर्क करेगा, और इलेक्ट्रिक फोर्स अगर वर्क करेगा तो सारा वर्क डन निकाल लेंगे और उसके आगे माइनस पुट कर देंगे, तो व्हाट यू विल गेट, यू विल गेट फाइनल पोटेंशियल एनर्जी, जो हमें इस प्रॉब्लम में बोल रहा है। तो हमको क्या करना चाहिए भाई, तो वन बाय वन पहले हम लोग Q1 को लेके यहां प्लेस करेंगे, फिर Q2 को लाके यहां प्लेस करेंगे और देखते हैं वर्क कितना होगा। ठीक है ना दोस्तों, तो ध्यान से सुन लो, क्या करेंगे, वन बाय वन चार्जेस को इंफिनिटी से वहां तक लेके आएंगे। अब एक बात सुनो, तो सबसे पहले हम लोग Q1 को लेके आते हैं। तो मान लो Q1 को यहां से उठाया और Q1 को उठा के स्लोली मूव, अब Q2 के बारे में अभी सोचना नहीं है, यहां कुछ है भी नहीं, तो Q1 को ला रहे हो और आप पॉइंट यहां पे जाके रख दे रहे हो। तो देखो Q1 को उठा के यहां पे लाके रखोगे, Q1 को उठा के यहां पे रखोगे, तो सीधी सी बात है भाई, पूरे रास्ते जब तुम Q1 को लेके मूव कर रहे होगे, मान लो अभी Q1 यहां पे नहीं है, पूरे रास्ते अगर Q1 को लेके मूव कर रहे होगे, तो क्या यहां कोई और चार्ज मौजूद है, तो जवाब है नो, यहां कोई चार्ज मौजूद नहीं है। तो क्या Q1 पे कोई इलेक्ट्रिक फोर्स लगेगा, तो जवाब है नो, यहां कोई चार्ज रहता तब तो वो Q1 पे फोर्स लगाता। तो जब Q1 के पूरे डिस्प्लेसमेंट के दौरान कोई फोर्स लगेगा ही नहीं, तो इसका मतलब है Q1 को लाने में तो कोई इलेक्ट्रिक फोर्स का वर्क नहीं करना होगा। तो मेरा कहने का मतलब है कि ये जो WFE है, ये जो वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फोर्स, ये दोनों का सम होगा, किसका किसका, W1 और W2 का। अब W1 और W2 को मैं बता दूं, इनको इंट्रोड्यूस कर दूं, ये क्या क्या है। W1 जो है ये है वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फोर्स ड्यूरिंग डिस्प्लेसमेंट ऑफ Q1। दोस्तों W1 जो है, दिस इज वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फोर्स ड्यूरिंग द डिस्प्लेसमेंट ऑफ Q1, और W2 क्या होगा, तो भाई पूरा सिस्टम बनाना है तो दोनों को लेके आना होगा ना। तो पहले Q1 को लेके आएंगे तो मान लो W1 वर्क हुआ, फिर Q2 को लेके आएंगे तो मान लो W2 वर्क हुआ, और इन दोनों वर्क को जोड़ देंगे, ऐड कर देंगे, तो आपको नेट वर्क डन मिल जाएगा इलेक्ट्रिक फोर्स का। और ये जो इलेक्ट्रिक फोर्स का वर्क डन मिलेगा, उसी के आगे नेगेटिव लगा के पोटेंशियल एनर्जी के इक्वल कर देना है। प्लान तो यही है हमारा। तो W1 हो गया वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फोर्स ड्यूरिंग डिस्प्लेसमेंट ऑफ Q2, और W2 हुआ वर्क डन ड्यूरिंग डिस्प्लेसमेंट ऑफ Q2। ठीक है, तो हम लोग का टारगेट है W1 और W2 को कैलकुलेट करना। तो अब एक काम करो, तुम एक बार इनको लिख लो, इनको लिख लो, उधर तो कुछ लिखना नहीं है, इनको आप लिख लो, और फिर मैं इनको रब कर दूंगा ताकि मुझे फिर से स्पेस मिल जाए। ये डायग्राम सभी रहने देना, इनको ये अभी इनको ही बना लो, लेकिन अभी इस पे इसको आप जल्दी से लिखो। तो दोस्तों सबसे पहले हम लोग Q1 को यहां से डिस्प्लेस करके यहां पे आके, यानी इस पॉइंट पे इसको प्लेस करते हैं। ठीक है दोस्त, तो ऐसा करो, Q1 को यहां से उठा के यहां पे रख दो। तो भाई Q1 यहां पहुंच गया। अब देखो, अब यहां ना तुम डॉट डॉट कर दो, डॉट डॉट इसलिए ताकि हम लोग ये समझे कि इसकी आत्मा अब यहां पे, कभी ये था अब ये नहीं है यहां, है ना, मतलब ऐसे में बोल रहा हूं, आप समझ लो कि यहां से अब आ गया यहां पे। लेकिन एक बात समझो कि जब ये इसको यहां से यहां डिस्प्लेस कर रहे थे तुम, तो इस स्पेस में कोई और चार्ज तो नहीं था, तो इसको कोई रिपेल या अट्रैक्ट करने वाला नहीं है, तो ऑटोमेटिकली इस पे कोई इलेक्ट्रिक फोर्स नहीं लग रहा होगा। तो इसको यहां से डिस्प्लेस, यहां तक डिस्प्लेस करने में वर्क डन कितना हुआ होगा, 0। तो मेरा कहने का मतलब ये हुआ दोस्तों, तो W1 क्या हो गया आपका, 0। कोई पूछे W1 0 क्यों हुआ, W1 क्या है, पहले मैंने लिख दिया, W1 इज द वर्क डन ड्यूरिंग डिस्प्लेसमेंट ऑफ Q1 चार्ज। W1 0 क्यों है, तो सीधा बोल दोगे इलेक्ट्रिक फोर्स ड्यूरिंग डिस्प्लेसमेंट हैज 0 मैग्नीट्यूड।
ठीक है ना। अब मजा आएगा दोस्तों, Q1 को वहां रखने के बाद Q2 को भी वहीं पहुंचाना है। अब सुनो, जस्ट समझते हैं। W2, अब हम लोग का कैलकुलेशन करना है W2। पहले समझो मेरी बात को, जब Q2 को तुम वहां लेके जा रहे होगे, किसको लेके जा रहे होगे? Q2 को। तो अब Q2 को ले जाते समय, Q2 को डिस्प्लेस करते समय उसके ऊपर इलेक्ट्रिक फोर्स लगेगा। क्यों लगेगा? क्योंकि फ्रंट में कौन रखा हुआ है? Q1। जैसे मान लो अगर आपका Q2 को यहां पे आप रखे हो, सीधा कूद के वहां तो पहुंचेगा नहीं, इसको यहां तक पहुंचाना है हम लोग को, इससे 8 डिस्टेंस पे जाके Q2 को रखना है। लेकिन आप सोचो, जब आप Q2 को लेके मूव कर रहे होगे तो Q1 इस पे इलेक्ट्रिक फोर्स लगा रहा होगा या नहीं लगा रहा होगा? बिल्कुल लगाएगा, क्योंकि Q1 जब आया था तब तो वहां कोई नहीं था, लेकिन Q2 को लाते समय आपका फ्रंट में यहां कौन मौजूद है? Q1। तो अब मान लो Q2 सीधा कूद के यहां तो पहुंचेगा नहीं, तो कोई इंटरमीडिएट डिस्टेंस मान लो भी Q2 यहां पे है प्लस Q2 यहां पे है, और ये दूरी डिस्टेंस इन दोनों के बीच की मान लो भी x है। अब ये x डिस्टेंस को रिड्यूस करके कहां पहुंचाना है? R। तो जरा सोचो फोर्स कौन कौन सा लगेगा। तो अब एक बात सोचो यहां पे कि जब ये x डिस्टेंस पे होगा तो ये इसके ऊपर फोर्स लगा रहा होगा, इलेक्ट्रिक फोर्स दिस वे, क्योंकि तुमको पता है ना पॉजिटिव चार्ज को क्या करता है? रिपेल। तो इसके ऊपर इलेक्ट्रिक फोर्स लग रहा होगा दिस वे। अब वो इलेक्ट्रिक फोर्स कितना लग रहा होगा? तो बहुत आराम से बोल सकते हो कूलम्स लॉ से, क्योंकि दोनों पॉइंट चार्ज है, बीच का डिस्टेंस है k Q1 Q2 बाई x स्क्वायर, है ना। लेकिन अब तुम में से कईयों के दिमाग में आ रहा होगा कि सर जब फोर्स इधर लग रहा है तो ये आगे कैसे जा रहा होगा? बिल्कुल सही बात आ रही है। देखो चार्ज अपने से नहीं जाएगा, अगर इसके ऊपर इलेक्ट्रिक फोर्स लग रहा है तो आपको इसके ठीक अपोजिट एक एक्सटर्नल फोर्स लगाना होगा। समझ में आ रही है बात? ये जो FEXT है, मैं इसको लिख देता हूं, यहां पे इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। FEXT जो है ये आपका है फोर्स exerted on the charge by external agent। एक्सटर्नल एजेंट का मतलब हम तुम जो है, जो भी। तो कोई भी चार्ज तब डिस्प्लेस होता है दोस्तों जब उसके ऊपर एक एक्सटर्नल फोर्स भी लगाना होगा, ताकि इलेक्ट्रिक फोर्स को हम लोग काउंटर करेंगे। और एक जो बात मैं बताने जा रहा हूं बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनना। देखो पूरे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में अगर चार्जेस को डिस्प्लेस किया जाता है तो ये मेंशन किया हुआ है या नहीं है, आपको ऑलरेडी ये अज्यूम करना है कि चार्जेस को वेरी स्लोली लेके जाते हैं, धीरे धीरे मूव करवाते हैं। मतलब यहां से यहां तक लाने में उसको स्लोली मूव करवाएंगे। स्लोली मतलब नेट एक्सेलरेशन 0। तो इसका मतलब क्या हुआ दोस्तों, ये जो एक्सटर्नल फोर्स होना चाहिए ये इलेक्ट्रिक फोर्स से थोड़ा सा ज्यादा, लेकिन थोड़ा का कुछ नाम होता नहीं है, तो आप यूं बोल लो कि एक्सटर्नल फोर्स इलेक्ट्रिक फोर्स के इक्वल होना चाहिए। तो ये मन में तुम मान के चलना कि थोड़ा सा ज्यादा, ताकि मूव कर जाए बस। तो आप ये याद रखना कि जब कभी भी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में, ध्यान से सुनो मेरी बात, जब कभी भी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में चार्ज को एक जगह से दूसरी जगह डिस्प्लेसमेंट करना होता है, ऐसा लिखा हुआ हो कि यहां से उठा के वहां रख दो, वहां से उठा के यहां रख दो, ऐसा अगर लैंग्वेज हो तो आप ये मान के चलना कि चार्ज को वेरी स्लोली ले जाया जाता है। वेरी स्लोली का मतलब नेट एक्सेलरेशन 0, और नेट एक्सेलरेशन 0 तभी होगा भाई जब आपका ये जो एक्सटर्नल फोर्स है ये मैग्नीट्यूड में इलेक्ट्रिक फोर्स के इक्वल और डायरेक्शन में अपोजिट। तो कहने का मतलब ये हो गया कि इन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स इस बात को आप मान के चलो, मैं इस पे फिर बाद में और ज्यादा फोकस करूंगा,
लेकिन फिलहाल के लिए आप ये मान के चलो, चूंकि आपके दिमाग में बात आ रही थी तो इसलिए मैंने इसको यहाँ पे मेंशन कर दिया कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में एक्सटर्नल फोर्स और इलेक्ट्रिक फोर्स का मैग्नीट्यूड इक्वल, और ये माइनस साइन बता रहा है कि दोनों का डायरेक्शन क्या होगा, अपोजिट। ऐसा इसलिए क्योंकि चार्जेस यहां पे स्लोली मूव करवाए जाते हैं। ओके, तो ये मैं लिख देता हूं, इट इज बिकॉज ऑफ चार्ज is moving slowly। समझ गए? लेकिन फिलहाल अभी हमको तो काम सिर्फ इलेक्ट्रिक फोर्स से है, क्योंकि जो हमारा फॉर्मूला है उस फॉर्मूला में क्या बताया गया अपने को, उस फॉर्मूला में अपने को बताया गया कि इलेक्ट्रिक फोर्स का वर्क डन निकालना है आपको, ना कि एक्सटर्नल का। ठीक है ना? तो अभी हम लोग इलेक्ट्रिक फोर्स पे ही फोकस करें। ये मैंने आपको इसलिए बता दिया ताकि आपको ये ना लगे कि आखिर ये यहां से यहां आया कैसे। ये तो पक्की बात है, आया होगा आपके एक्सटर्नल फोर्स के मदद से ही। ठीक है ना? लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इस पे हम लोग भी डेरिवेशन के बाद में फिर आएंगे, देखना। चलो, तो अब देखो, अब ये चार्ज किसी समय जब अब हम लोग कहां पे थे, Q1 यहां पहुंच चुका है और Q2 को लेके आना है। तो मान लो Q2 किसी समय कितनी दूरी पे है, x डिस्टेंस पे। तो Q2 जब x डिस्टेंस पे है तो उस समय आपका जो इलेक्ट्रिक फोर्स लग रहा होगा इसके ऊपर, वो क्या लग रहा होगा, KQ1 Q2 बाई एक्स स्क्वायर। तो ये तो तुम मान के चल रहे हो कि ये जो फोर्स है, ये जो इलेक्ट्रिक फोर्स है, ये x के ऊपर डिपेंडेंट है, वेरिएबल फोर्स है। तो सीधी सी बात है, वेरिएबल फोर्स के केस में हम लोग क्या करते हैं, पहले छोटा सा वर्क डन निकालते हैं, dw। ठीक है? और फिर उस छोटे छोटे वर्क डन को क्या कर लेते हैं, इंटीग्रेट कर लेते हैं। ध्यान से सुनो, जब कभी भी वेरिएबल फोर्स आएगा तो पहले स्मॉल वर्क डन निकालोगे। स्मॉल वर्क डन मतलब जैसे मान लो x डिस्टेंस पे है, तो आप ना एक बहुत छोटा सा डिस्प्लेसमेंट, मान लो भी x पे है तो यहां से और dx आगे खिसका दो, और ये जो dx ये आगे गया है ना, इस dx के दौरान जो इलेक्ट्रिक फोर्स ने कितना वर्क किया, dw। ठीक है? अब ऐसे ही छोटे छोटे वर्क डन को अगर ऐड कर देंगे तो यहां तक में सारा वर्क डन निकल जाएगा। फिर से मेरी बात समझो, ऐसा हम क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमारा जो इलेक्ट्रिक फोर्स है वो क्या है, वेरिएबल, वो हमारा x के ऊपर डिपेंड करता है। दैट्स व्हाई हमें पहले छोटे से डिस्प्लेसमेंट का वर्क निकालना पड़ेगा और फिर प्रॉपर तरीके से उसको इंटीग्रेट, जो कि मैंने यहां पे शो किया है। ठीक है ना? अभी फिलहाल एक्सटर्नल पे मत ध्यान देना आप, वो बात की बात है। तो चलो, तो W2 के लिए हम लोग को dW को इंटीग्रेट करना पड़ेगा। तो dW आखिर होगा कितना, तो वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है दोस्तों, फोर्स डॉट डिस्प्लेसमेंट डॉट प्रोडक्ट। तो फोर्स डॉट डिस्प्लेसमेंट, ये तो इधर है, तो फोर्स डॉट डिस्प्लेसमेंट। तो सीधी सी बात है, देखो इलेक्ट्रिक फोर्स लग रहा है इधर और डिस्प्लेसमेंट किधर करवाना है, आगे, क्योंकि इंफिनिटी से Q2 को हमको यहां तक लाना है। तो ऑटोमेटिकली ये हो गया मॉड ऑफ Fe मॉड ऑफ dx इंटू cos 180। cos 180 क्यों हुआ भाई, क्योंकि देखो डिस्प्लेसमेंट और फोर्स दोनों का डायरेक्शन क्या है, अपोजिट। तो अब देखो मॉड ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स, तो इलेक्ट्रिक फोर्स का मैग्नीट्यूड कितना, तो सीधी सी बात है, कूलम्स लॉ से लगाएंगे KQ1 Q2 बाई, यहां पे डिस्टेंस देखो कितना है, x, तो यहां क्या लिख दोगे, x स्क्वायर इनटू, अब जरा ध्यान देना है, ये dx का मॉड है। अब ये इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये जो dx का मॉड है, जो आपको दिख रहा है dx का मॉड, है ना, जब ये मॉड हटेगा दोस्त, तो इसके अंदर एक माइनस आएगा। ये माइनस cos 180 वजह से नहीं है, इसके अंदर एक माइनस आएगा। ऐसा क्यों होगा, तो देखो, जैसे dx मीन्स क्या, d का मतलब होता है चेंज, डिफरेंशियल वाला d है, d का मतलब होता है चेंज। तो जैसे जैसे तुम पास आ रहे हो, तो आप बताओ x जो है वो बढ़ रहा है या घट रहा है, तो सीधी सी बात है, इसके क्लोज आ रहा है तो x घट रहा है। तो जब भी x अगर डिक्रीज होगा
तो उसका जो dx होगा वो नेगेटिव आएगा। इसको आप याद रखना, जब x घट रहा होगा तब जब dx का वैल्यू पुट करेंगे तो नेगेटिव। दरअसल उसके अंदर एक छुपा हुआ नेगेटिव होता है, तो उस नेगेटिव को पॉजिटिव करने के लिए हम लोग ये नेगेटिव लगाते हैं, क्योंकि मॉड का मतलब ही होता है कि हर हालत में क्या लाना है, पॉजिटिव। समझ गए ना? तो आप इसमें ज्यादा उलझो नहीं, बस आप ये ध्यान रखना कि जब जब x या कोई चीज डिक्रीज कर रहा होगा तो उसका चेंज क्या आएगा, नेगेटिव। चलो अब एक नेगेटिव कहां से आएगा, cos 180 से, तो ये आपका आ गया -1। ठीक है दोस्तों, अब देखो, अब ये नेगेटिव इंटू नेगेटिव क्या हो गया आपका, पॉजिटिव। तो आपका छोटा सा वर्क डन जो निकल के आया वो क्या निकल के आएगा, KQ1 Q2 बाई एक्स स्क्वायर इंटू dx, ये आ गया आपका dw। चलो अब आ जाओ यहां पे, तो W2 बराबर dw का इंटीग्रेशन, और dw का वैल्यू हमने रख दिया यहां पे, तो W2 इक्वल्स टू dw की जगह आप क्या लिखोगे, dw की जगह आप लिख दोगे KQ1 Q2 बाई एक्स स्क्वायर इंटू dx। अब बताओ इसमें से कौन कौन से कांस्टेंट्स हैं, तो KQ1 Q2 कांस्टेंट्स हैं, उनको बाहर निकाल दो आप, KQ1 Q2 और अंदर में क्या हो गया, x का पावर -2 dx। अब हमें इसको क्या कर लेना है, इंटीग्रेट। अब इंटीग्रेशन में देखो, इंटीग्रेशन में आप देखो ये x जो है, इंटीग्रेशन में ये जो आपका x है ये वेरिएबल है, और ये x है क्या, तो ये x Q1 और Q2 के बीच का डिस्टेंस है। तो ये x जो है ये Q1 और Q2 का बीच का डिस्टेंस है। तो अब जब भी हम लोग लिमिट रखते हैं तो इनिशियल टू फाइनल रखते हैं। तो आप ये सोचो कि इनिशियली x की वैल्यू क्या थी और फाइनली क्या होने वाली है। तो इनिशियली Q2 आपका था इन्फिनिटी पे और Q1 पहुंच चुका था, तो इनिशियली x की वैल्यू क्या लोगे, इनफाइनाइट, और फाइनली Q2 को यहीं पे लाके रखना है। तो फाइनली अगर Q2 को यहीं पे लाके रखना है तो फाइनल वैल्यू आपका क्या होगा, r। तो इसका मतलब है x का वैल्यू जो हम लोग x का जो लिमिट पुट करेंगे, ध्यान सुनना बच्चों, x का लिमिट कहां से कहां पुट करेंगे, इन्फिनिटी से r। फिर से समझो, इनिशियली दोनों चार्ज कहां पे था, इन्फिनिटी पे, और उसके बाद क्या हुआ, उसको उठा के यहां पे रखना है, तो फाइनल डिस्टेंस क्या होगा, r। तो लिमिट जो लेंगे कहां से लेंगे, इन्फिनिटी टू r। ओके, चलो फिर आपका स्पेस अब बच नहीं रहा, तो आप लिखो, ये सब अभी लिखी गई बातें हैं बोर्ड पे, इनको लिख लो, इनको भी लिख लो, और ये भी कहीं शॉर्ट पॉइंट लिख लेना, इसको ना कहीं भी ब्रैकेट में आप अच्छे से लिख लो, है ना। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिसपे हम लोग काम करेंगे कि एक्सटर्नल फोर्स और इलेक्ट्रिक फोर्स इक्वल होता है। तो मैं इनको और इसको रब कर देता हूं, ठीक है ना। बाकी डायग्राम्स तो वैसे ही रहेंगे, जो पहले आपने बना रखा है उसको बार बार बनाने की जरूरत नहीं है, वो डायग्राम वैसे ही रहेगा। बाकी इनको आप लिख लो, मैं इनको रब कर दूंगा। तो दोस्तों हम लोग अब इस W2 को कैलकुलेट करते हैं। तो अभी मैंने आपको लिमिट्स बताया कि लिमिट जो हम लोग x को रखेंगे, जो x यहां वेरिएबल है, x इज द डिस्टेंस बिटवीन Q1 एंड Q2। तो इनिशियली क्या है कि Q1 तो पहले ही पहुंच चुका था और Q2 इन्फिनिटी पे था, तो x की इनिशियल वैल्यू इनफाइनाइट होगी जो आप यहां देख रहे हो, और फाइनली Q2 को यहां जाके एस्टैब्लिश करना है, तो फाइनल डिस्टेंस इनके बीच का क्या होगा, स्मॉल r। तो दोस्तों यहां पे अब हम लोग क्या करेंगे, इसको इंटीग्रेट। तो इंटीग्रेशन तो बहुत मुश्किल नहीं है इसका, तो k Q1 Q2, अब देखो ध्यान से, अब ये क्या करना है अपने को, x का पावर -2 + 1 डिवाइडेड बाय -2 + 1। आप तो इंटीग्रेशन समझते हो ना, पावर में एक ऐड करके और उसी से डिवाइड करने का, और ये हो गया इन्फिनिटी टू r। अब देखो -2 + 1 -1 होगा, ये बाहर आ गया, तो W2 इक्वल्स टू -k Q1 Q2, और यहां पे देखो क्या हो गया, ये -2 + 1, तो ये हो जाएगा 1/x, तो 1/x, और लिमिट कहां से कहां, इन्फिनिटी टू r। फिर देखो ये क्या हो गया, W2 इक्वल्स टू -k Q1 Q2 1/r -1/∞,
and you know that 1 upon infinity, something upon infinity is equal to 0. तो ये आपका क्या हो गया 0. तो फाइनली what will be W2, this is minus k Q1 Q2, है ना, minus k Q1 Q2 by R. तो दोस्तों यहां पे हम लोग देख सकते हैं कि W2 अपना आ गया. तो इस तरीके से देखो, फिर वापस याद करो कि हमने क्या सोचा था. हमने सोचा था कि हमें निकालना है WFE, यानी टोटल वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फोर्स, एंड विच इज इक्वल टू W1 प्लस W2. W1 कितना है अपना 0, W2 कितना है अपना माइनस k Q1 Q2 अपॉन R. ओके, तो इस तरीके से इस पूरे सिस्टम को फॉर्म करने में वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फोर्स जो आपका निकल के आया वो कितना आया माइनस k Q1 Q2 बाई R. तो अभी तो आपको इस पूरे सिस्टम को फॉर्म करने में वर्क डन आया है. अब फिर आप रिमेंबर करो, दिमाग पे जोर डालो कि हम कहां से शुरू किए थे. तो हमने स्टार्ट किया था UF माइनस UI, है ना. तो UI क्या हो गया था हमारा 0. हमने ये लिखा था ना UF माइनस UI इक्वल टू माइनस WFE. तो दोस्तों इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी तो 0 था और फाइनल अपने को निकालना था. तो UF इक्वल्स टू, ये नेगेटिव फॉर्मूला से आ रहा है, और वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फोर्स जो टोटल कैलकुलेट हो गया है, तो ये माइनस वर्क डन में आया है और ये फॉर्मूला का माइनस है. तो फाइनली ये आ गया माइनस k Q1 Q2 by R minus minus plus, and your final result, final potential energy is equal to k Q1 Q2 by R. अभी मैं इसको और ढंग से लिखूंगा. तो आप देखो कि 2 पॉइंट चार्ज है ना, 2 पॉइंट चार्ज जो एक इंफिनिटी से R डिस्टेंस पे आ गए. अब मैं यहां लिख सकता हूं कि ये Q2 यहां पहुंच चुका है. तो अब खुद सोचो कि Q1 और Q2 के बीच में अगर डिस्टेंस R हो तो इनकी पोटेंशियल एनर्जी जो हो जाएगी, ये पहले का लिखा होगा, इसे मत लिखना, ये यहां से नीचे लिखना. तो अब जो पोटेंशियल एनर्जी जो हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी k Q1 Q2 अपॉन R. k Q1 Q2 अपॉन R. दिस इज पोटेंशियल एनर्जी ऑफ 2 पॉइंट चार्जेस प्लेस्ड एट डिस्टेंस R. ओके, एंड ये एनर्जी बताओ, सोच के बताओ किसको बिलोंग करेगी, Q1 को या Q2 को. तो इसका आंसर है बच्चों, सोचो, इसका आंसर है ये एनर्जी पूरे सिस्टम को बिलोंग करेगी. Q1 और Q2 दोनों के लिए है ये एनर्जी. अब इन दोनों में जिसको भी आप रिलीज करोगे वो भाग के इंफिनिटी पे चला जाएगा और इस एनर्जी को अपने काइनेटिक में कन्वर्ट कर देगा. ओके, तो इस तरीके से हम लोग देखो कैलकुलेट किए. तो यहां पे क्या समझना था अपने को, यही तो समझना था अपने को कि भाई ऐसा है कि इनिशियली इंफिनिटी पे मान लिया हमने, फिर 1 बाय 1 करके लाया. मैं एक बार समरी बना रहा हूं इसका. पहले हमने Q1 को लाया, कोई वर्क नहीं हुआ क्योंकि कोई इलेक्ट्रिक फोर्स नहीं लग रहा था. फिर हमने Q2 को लाया और फिर Q2 को लाने में ये वर्क कैलकुलेट हुआ और टोटल वर्क अपना ये आ गया, और उसके आगे माइनस करने से आपको क्या मिल गई, एनर्जी. ठीक है, तो अब एक बार आप फिर ये सब लिख लो जो भी मैंने लिखा है बोर्ड पे, एंड उसके बाद हम लोग एक फाइनल इसको सम अप करेंगे और इसके बारे में और भी कुछ चीजें इंपॉर्टेंट बताऊंगा मैं अभी आपको. तो पहले आप इसको एक बार राइट डाउन कर लो जो अभी मैंने बोर्ड पे लिखा है. पहली वाली बात तो पहले से लिखी हुई है, अभी जो मैंने लिखा उसको आप राइट डाउन कर लो. ओके, ठीक. तो दोस्तों मैंने उस कंक्लूजन को एक बार ढंग से बोर्ड पे लिखा है, आप जरा समझो क्या क्या हम लोग का आया. देखो हमारा क्या यहां पे रिजल्ट आया कि 2 पॉइंट चार्ज है Q1 एंड Q2, इनके बीच का डिस्टेंस है स्मॉल r. तो इनकी पोटेंशियल एनर्जी कितनी निकल के आ गई, तो पोटेंशियल एनर्जी निकल के आई k Q1 Q2 बाई R, जो भी हमने तुरंत कैलकुलेट किया. इसको आप UR लिखने का मतलब समझो. UR कभी भी ऐसा लिखा हुआ रहे, इसका ब्रैकेट में यहां R लिखा हुआ रहे, इसका मतलब ये हुआ इट इज द पोटेंशियल एनर्जी व्हेन डिस्टेंस बिटवीन चार्जेस इज R. ओके, इसका मतलब ये हो गया. अब ये एनर्जी दोनों को बिलोंग करती है, इस बात को मैंने लिख दिया, बिलोंग्स टू बोथ चार्जेस Q1 एंड Q2. एनर्जी जब भी बिलोंग करेगी तो सिस्टम को बिलोंग करेगी.
उसके बाद देखो हमने यहाँ पे ग्राफ ड्रॉ किया है किसके किसके बीच में, U और R के बीच में। तो देख सकते हो आप, सॉरी यहाँ पे स्क्वाड नहीं होगा, ये गलती अपने को नहीं करना है, ठीक है ना। तो U इक्वल्स टू K Q1 Q2 बाई R। अब देखो U इज प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन R। तो इसका ग्राफ कैसे ड्रॉ होगा, तो जस्ट चेक करते हैं। अगर R की वैल्यू 0 पुट करते हैं तो समथिंग अपॉन 0, तो वो क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट। और जब R की वैल्यू इनफाइनाइट, मतलब दोनों को अगर एक ही पॉइंट पे ले आएंगे तो पोटेंशियल एनर्जी इनफाइनाइट हो जाएगी टेक्निकली, जो कि आप देख सकते हो। U इंफिनिटी शो करने के लिए इन दोनों लाइंस को यहाँ पे क्या कर दिया गया है, पैरेलल। और फिर जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ाते चले गए पोटेंशियल एनर्जी घटती चली गई, और उसके बाद फिर जब R दोनों इनफाइनाइटली सेपरेट हो गए, मतलब Q1 यहाँ पे और Q2 इंफिनिटी पे है, तो देखो पोटेंशियल एनर्जी फिर से क्या हो गई, 0, जो कि ऑब्वियस है। तो ये रेक्टेंगुलर हाइपरबोला इनका ग्राफ आया, जो कि बहुत मुश्किल नहीं है, तो आप इसे ध्यान रखेंगे। लेकिन अब एक बात आती है कि हमने जो डेरिवेशन किया उसमें हमने दोनों पॉजिटिव चार्ज को लेके किया, ओके। अगर इनमें से कोई एक नेगेटिव होता या दोनों ही नेगेटिव होते तब क्या होता, तो वो अब मैं डिस्कस करता हूं। तो पहले आप एक बार इसको वीडियो पॉज करो और इसको राइट डाउन करो। कर लिया आपने, वीडियो पॉज करके इसको राइट डाउन कर लो, फिर मैं आगे बताता हूं कि अगर ये दोनों चार्जेस पॉजिटिव की जगह अगर आपका नेगेटिव होते या इसमें से एक पॉजिटिव एक नेगेटिव होता तो क्या होता। तो देखते हैं, रब कर दूं मैं, चलो ठीक है, अब मैं इसे रब कर देता हूं। तो मान लो कि इन दोनों में कोई एक नेगेटिव होता, ठीक है। तो जैसे कि हम लोग मान के चलते हैं कि Q1 हमारा पॉजिटिव है और Q2 हमारा नेगेटिव है। तो देखो जब इसके लिए भी डेरिवेशन करेंगे तो दिक्कत कुछ नहीं आनी है, मैं समझाता हूं अभी आपको कि आप पॉजिटिव चार्ज रहे या नेगेटिव, इनिशियली तो आपको ये अज्यूम करके चलना है कि जो चार्जेस हैं वो इनिशियली इन्फिनिटी पे ही रखे हुए हैं, जो यहां भी हम लोग करेंगे, ओके। तो देखो कि आपका मान लो एक है चार्ज प्लस Q1, अब एनर्जी हमें निकालनी है, मान लो एनर्जी निकालनी है। तो Q1 आपका पॉजिटिव चार्ज है और Q2 जो आपका है वो क्या है, नेगेटिव चार्ज। तो अभी क्या है कि फिर वही हो गया, ये इन्फिनिटी, कुछ लिखने की जरूरत नहीं है, मैं बता दूंगा क्या लिखना है क्या नहीं लिखना है। अब देखो यहां पे इन्फिनिटी पे माइनस Q2, काम वही होगा, पहले Q1 को लेके आएंगे, कोई वर्क नहीं होगा, फिर Q2 को लेके आएंगे। तो जब Q2 को लेके आ रहे होंगे ना दोस्त इस बार, तो Q2 चूंकि नेगेटिव है, तो देखो क्या होगा, किसी समय ये x डिस्टेंस पे होगा जैसा पहले भी हुआ था। फिर हम लोग क्या किए थे, छोटा सा डिस्प्लेसमेंट क्या लिए थे, dx, सब कुछ वैसे ही चल रहा है। लेकिन इस बार जो इसके ऊपर इलेक्ट्रिक फोर्स लगेगा, चूंकि ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है, ये इसको अट्रैक्ट कर रहा होगा, यानी इलेक्ट्रिक फोर्स इधर लग रहा होगा। और इस बार स्लो चलाने के लिए एक्सटर्नल फोर्स तुम्हें इधर लगाना पड़ेगा। ध्यान से देखो, प्रीवियसली हमने क्या किया था कि एक्सटर्नल हमारा इधर था और इलेक्ट्रिक उधर था। तो इस बार इलेक्ट्रिक और ये dx, इन दोनों का डायरेक्शन क्या है, सेम। तो जहां पे हमने पहले cos 180 लिखा था, क्योंकि dw इक्वल्स टू क्या लिखोगे, मॉड ऑफ f मॉड ऑफ dx इनटू cos 180, पहले हमने लिखा था। लेकिन अब cos 180 नहीं लिखेंगे, यहां क्या लिखेंगे, cos 0, क्योंकि हम लोग वर्क डन किसके लिए कैलकुलेट कर रहे हैं, इलेक्ट्रिक फोर्स के लिए। तो इलेक्ट्रिक फोर्स का जो वर्क डन आएगा आपका यहां पे निकालते समय cos 0। तो इससे प्रीवियस वाले डेरिवेशन और इसमें फर्क सिर्फ इस बात की आएगी कि यहां पे जो आपका cos जो होगा वो 180 की जगह 0। तो अब खुद देखो फिर क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका k Q1 Q2 बाई x स्क्वायर, और ये dx की जगह माइनस dx क्यों बोले आपको, मैंने बोला कि जब कभी भी x डिक्रीज कर रहा हो ना तो उसका चेंज क्या होता है, नेगेटिव। तो दैट्स व्हाई हम लोग यहाँ पे माइनस पुट कर देते हैं, और cos 0 क्या हो जाएगा, 1। तो आप देखो वहां पे याद करना, यहां भी माइनस था, यहां भी माइनस, वो दोनों कैंसिल हो गया था, यहां कैंसिल नहीं होगा। तो सीधी सी बात है, जो लास्ट का रिजल्ट आएगा, अब
कैलकुलेशन करते चलो। अगर लास्ट का जो रिजल्ट आएगा तो उसके केस में आपका आया था Q1Q2/R, ये फाइनल रिजल्ट आया था आपका। इस बार जो रिजल्ट आएगा आपका वो आएगा -KQ1Q2/R। तो इसका मतलब है दोनों पॉजिटिव चार्ज थे तो पोटेंशियल एनर्जी पॉजिटिव आई थी, और दोनों में अगर एक नेगेटिव होगा तो पोटेंशियल एनर्जी क्या निकल के आएगी? नेगेटिव। अच्छा, फिर कहोगे सर अगर दोनों नेगेटिव हुआ तो अगर ये भी नेगेटिव तो फिर से बात तो वही हो गई, फिर ये अट्रैक्शन के बजाय फिर रिपल्सन, तो फिर cos 180 cos 0 की जगह 180, यानी अगर दोनों नेगेटिव हुए तो फिर से एनर्जी जो आएगी वो पॉजिटिव आएगी। अब ये सब सुन के तुम थोड़ा कंफ्यूज हो गए होगे, तो मैं क्या करता हूं, मैं एकदम से एक जनरल इक्वेशन बना देता हूं। देखो अगर बोर्ड्स में आएंगे तब तो जो डेरिवेशन मैंने Q1 Q2 के लिए किया वो आप कर देना, लेकिन कंपटीशन में अगर अलग अलग साइन वाले प्रॉब्लम्स आएंगे, अलग अलग चार्ज के साइन दिए हुए रहेंगे, तो मैं अब एक बोर्ड पे जनरल इक्वेशन लिखने जा रहा हूं जिसमें आपको कोई दिमाग ज्यादा लगाने का जरूरत नहीं है, बस आप इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करो जो मैं बोर्ड पे लिखूंगा। ओके, तो इसे कुछ लिखने का जरूरत नहीं है, मैंने आपको समझाने के लिए बताया कि चार्जेस पॉजिटिव भी हो सकते हैं, नेगेटिव भी, और इस हालात में हमें कौन सा फॉर्मूला मदद करेगा वो देखो मैं बोर्ड पे लिखने जा रहा हूं। तो मैं इसको ड्रॉ कर रहा हूं। ओके, तो देखो तो दोस्तों अब हम लोग देखते हैं जनरल इक्वेशन फॉर पोटेंशियल एनर्जी of 2-point charges placed at certain distance। अब देखो क्या फॉर्मूला है, जरा ध्यान से देखना बोर्ड पे। UR इज इक्वल टू KQ1Q2/R। K का वैल्यू जानते हो 1/4πε0। तो इसमें क्या खास है? देखो क्या खास है, आपको पूरे इलेक्ट्रिक फील्ड और फोर्स में, मैंने बार बार बोला, ध्यान से सुनना इस बात को, बहुत इंपॉर्टेंट है। पूरे इलेक्ट्रिक फील्ड और फोर्स को पढ़ाते समय मैंने आपको बार बार बोला कि चार्जेस को साइन के साथ प्लेस मत करो, क्योंकि वो दोनों वेक्टर क्वांटिटी था, उनका मैग्नीट्यूड हर हालत में प्लस आना था, और चार्जेस के साइन की वजह से कभी अट्रैक्शन होता था कभी रिपल्सन, वो डायरेक्शन में हम लोग शो करते थे। लेकिन Q1 और Q2 को हम लोग विदाउट साइन रखते थे। लेकिन अब जिस क्वांटिटी को हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, अब जिस क्वांटिटी को हम लोग डील कर रहे हैं, वो है पोटेंशियल एनर्जी। और पोटेंशियल एनर्जी एक स्केलर क्वांटिटी है जिसका कोई डायरेक्शन नहीं होता है, और ये प्लस माइनस और जीरो कुछ भी हो सकता है। तो अब मैं जो बोलने जा रहा हूं उसको जरा ध्यान से सुनना। ये जो बोर्ड पे फॉर्मूला लिखा हुआ है, इसमें जो Q1 और Q2 है, इसको ना आप साइन के साथ रखा करो। मतलब कि मैं यहां क्या लिखने जा रहा हूं, Q1 and Q2 should be placed with sign। अगर इस बात को मान लोगे तुम कि Q1 Q2 को साइन के साथ रखना है, तो देखो क्या इंटरेस्टिंग रिजल्ट आएगा। अगर आपका Q1 है पॉजिटिव और Q2 भी है पॉजिटिव, तो ऑटोमेटिकली इन दोनों की जो पोटेंशियल एनर्जी होगी वो भी होगी पॉजिटिव। देखो पॉजिटिव मल्टीप्लाइड बाय पॉजिटिव, पॉजिटिव। सीधी सी बात है, अगर Q1 है आपका नेगेटिव, Q2 भी है आपका नेगेटिव, तो ऑटोमेटिकली जो इसका पोटेंशियल एनर्जी होगा वो भी होगा पॉजिटिव, क्योंकि इन दोनों, अगर मान लो दो चार्ज है, दोनों नेगेटिव है, तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी? तो -Q1 इंटू -Q2, माइनस माइनस प्लस। और तीसरा कंडीशन क्या बनेगा दोस्तों,
कि अगर आप मान के चलो कि Q1 है पॉजिटिव और Q2 है आपका नेगेटिव, दोनों अपोजिट साइन का है, इन दैट केस जो पोटेंशियल एनर्जी निकल के आएगी वो निकल के आएगी आपकी नेगेटिव। आ रही है बात समझ में? तो कहने का मतलब ये है कि आप ये सोच लो कि इस केस में पोटेंशियल एनर्जी का वैल्यू होगा K Q1 Q2 by R। इस केस में भी पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू होगी K Q1 Q2 by R, जो कि नेगेटिव इंटू नेगेटिव पॉजिटिव, और इस केस में जो एनर्जी होगी दोस्तों माइनस K Q1 Q2 by R, क्योंकि यहां प्लस इंटू माइनस माइनस हो जाएगा। ठीक है, तो ये एक आप जनरल इक्वेशन की तरह यूज किया करो, और उसमें बस आप ध्यान रखना कि चार्जेस को जो रखना है हमें वो साइन के साथ। अब यहां से एक और इंटरेस्टिंग बात निकल के आएगी, वो देखो। अब आपसे पूछा जाएगा कि दो चार्ज के बीच अगर डिस्टेंस बढ़ाते हैं, है ना, तो एक बार पहले आप इसको राइट डाउन कर लो, ठीक है, फिर मैं एक नया पॉइंट बताता हूं आपको, इसको ढंग से राइट डाउन कर लो। तो दोस्तों देखो, अब एक इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रहा हूं मैं तुम्हें, ध्यान देना जरा। मान लो कि ये पॉजिटिव चार्ज और ये भी पॉजिटिव चार्ज, या आप दोनों को नेगेटिव भी मान लो, माइनस Q1 माइनस Q2। इन दोनों ही केस में जब ये दोनों नेगेटिव थे या दोनों पॉजिटिव थे, तो इन दोनों ही केस में इनकी जो पोटेंशियल एनर्जी निकल के आई वो क्या निकल के आई, K Q1 Q2 by R। ओके, क्योंकि प्लस इंटू प्लस प्लस, माइनस इंटू माइनस प्लस। अब यहां पे देखो, अगर आप R को बढ़ाओगे तो डिनोमिनेटर में R है, तो R को बढ़ाओगे तो U आपका क्या होगा, डिक्रीज होगा। यानी दो पॉजिटिव चार्ज के बीच डिस्टेंस बढ़ाओ या जो नेगेटिव चार्ज के बीच का डिस्टेंस बढ़ाओ तो पोटेंशियल एनर्जी आपकी क्या होगी, डिक्रीज। और इनका अगर कर्व ड्रॉ करोगे, डिस्टेंस वर्सेस पोटेंशियल एनर्जी, जो मैंने कुछ देर पहले बनाया भी था आपके लिए, तो चाहे दोनों पॉजिटिव हो या दोनों नेगेटिव, ये कर्व ड्रॉ होगा। ओके, लेकिन बात कब आती है, अब देखो ये तो हो गया आपका। अगर मान लो दोनों में से एक पॉजिटिव है, ये एग्जांपल 1 ले लेते हैं। अब बात करते हैं एग्जांपल 2 की। मान लो एक नेगेटिव पॉजिटिव है, Q1 पॉजिटिव है और Q2 नेगेटिव है, तो अब इनका जो पोटेंशियल एनर्जी होगा दोस्तों माइनस K Q1 Q2 by R। अब इसके आगे आ गया माइनस, और तुम जानते हो U स्केलर क्वांटिटी है, माइनस को कहीं तुम भगा नहीं सकते हो, इसका मैग्नीट्यूड है माइनस। अब जरा सोचो कि इस केस में अगर R बढ़ेगा, अगर इन दोनों के बीच का डिस्टेंस बढ़ाएंगे, तो फिर तुम्हें लगेगा कि R तो डिनोमिनेटर में, R नीचे में, लेकिन आप ये मत भूलो कि आगे माइनस साइन लगा हुआ है। तो अगर R बढ़ेगा तो न्यूमेरिकली मान लो, अगर मान लो ये माइनस, देखो इनको सॉल्व करके ये आया 40, तो माइनस 40, R और बढ़ाओगे तो ये हो जाएगा माइनस 30, R और बढ़ाओगे तो ये हो जाएगा माइनस 20, तो तुम्हें लगेगा कि ये 40 30 20 डिक्रीज कर रहा है। गलत, मैथमेटिक्स के हिसाब से, क्योंकि माइनस तो हम हटा नहीं सकते हैं, तो माइनस 40 से ज्यादा होता है माइनस 30, माइनस 20 उससे भी ज्यादा होता है। तो तुम्हें एक बड़ा अजीब चीज दिखेगा कि डिस्टेंस बढ़ने पे पोटेंशियल एनर्जी आपका इंक्रीज हो रहा है। तो ये बात आप थोड़ा ध्यान रखना कि अगर आपसे कोई ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन पूछ दे कि दो पॉइंट चार्ज के बीच का डिस्टेंस इंक्रीज करेंगे तो पोटेंशियल एनर्जी बढ़ेगी या घटेगी, कहना दोनों कुछ हो सकता है। अगर दोनों पॉइंट चार्ज प्लस है तो पोटेंशियल एनर्जी घटेगी, यानी दोनों नेगेटिव रहेगा तो भी पोटेंशियल एनर्जी घटेगी डिस्टेंस के बढ़ाने पे। लेकिन दोनों में अगर एक पॉजिटिव और दूसरा नेगेटिव हो तो डिस्टेंस अगर इंक्रीज करोगे तो पोटेंशियल एनर्जी भी आपका इंक्रीज होगा। और रही बात इसकी ग्राफ ड्रॉ करेंगे, अगर कोई कहे इसका ग्राफ ड्रॉ करो, तो भैया ऐसा है कि इस बार U जो होगा हमारा नेगेटिव है,
तो ये ग्राफ कुछ ना ऐसे आएगा, देखो आ रही है बात समझ में। यानी नेगेटिव, इन्फिनिटी में नेगेटिव यू की वैल्यू होगी और जैसे जैसे आर बढ़ाते जाएंगे फिर हो जाएगा जीरो। तो दोस्तों इस तरीके से आप देखो साइन से कितना कुछ फर्क पड़ रहा है। तो आप ध्यान रखना कि Q1 और Q2 का जो फॉर्मूला निकल के आया है उसमें आपको साइन को कंसीडर करना होगा, है ना। इलेक्ट्रिक फील्ड और फोर्स में हम लोग नहीं करते थे, लेकिन यहां पे हम लोग करेंगे। और डिस्टेंस के बढ़ने से पोटेंशियल एनर्जी पे क्या इफेक्ट पड़ रहा है वो आप बोर्ड पे देख लो और इसको फिर नोट डाउन कर लो, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट। ओके, तो दोस्तों अब नेक्स्ट पॉइंट जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये अभी से लेके जब हम लोग अभी एनर्जी डिस्कस कर रहे हैं, इसके बाद हम लोग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पे जाएंगे, वहां भी ये काम आएगा। अब ये क्या पॉइंट है वो समझो। देखो अभी हमने देखा कि कोई भी चार्ज को अगर हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में मूव करवाते हैं, तो मैंने आपको क्या बोला कि चार्जेस को जब आप मूव करवाए तो वेरी स्लोली मूव करवाएं। तो वेरी स्लोली करने का मतलब ये हुआ कि मान लो ये फिक्स्ड है और इसको आप मूव करवा रहे हो, तो इस पे एक इलेक्ट्रिक फोर्स इधर लगेगा और एक एक्सटर्नल फोर्स आपको लगाना होगा, तब जाके इसमें मूवमेंट आएगी। तो इसका मतलब है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में जब भी चार्ज को डिस्प्लेस किया जाता है तो वेरी स्लोली डिस्प्लेस करवाया जाता है, जिससे कि उसके ऊपर जो नेट एक्सेलरेशन हो वो क्या हो, ऑलमोस्ट जीरो। अब जीरो का मतलब एकदम जीरो मत मान लेना, थोड़ा सा ज्यादा होगा, थोड़ा सा, जो हम लोग कैलकुलेट नहीं करेंगे। अब सोचो कि अगर कोई चार्ज मूव करेगा, ठीक है ना, तो वर्क डन भी होगा। और जैसा कि मैं बोल रहा हूं कि एक्सटर्नल फोर्स, ठीक है ना, एग्जैक्टली इक्वल होता है इलेक्ट्रिक फोर्स के, और उसके ठीक अपोजिट होता है जब तक कि चार्ज स्लो मूव करेगा। और इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में ऐसा अज्यूम करके चलेंगे कि चार्जेस का डिस्प्लेसमेंट जो होगा वो वेरी स्लोली, अनटिल कि वो प्रॉब्लम में उसको फ्री ना छोड़ दे। फ्री छोड़ दे कि भाई अपने आप मूव कर रहा है, तब अलग बात है। लेकिन अगर ऐसा लैंग्वेज लिखा हुआ रहे कि इसको डिस्प्लेस कर रहे हैं, चार्ज को यहां से वहां ले जा रहे हैं, तो यहां से वहां ले जा रहे हैं या डिस्प्लेस कर रहे हैं, इसका एक मतलब ही होता है उसको स्लोली लेके जाएंगे। और स्लोली लेके जाएंगे मतलब कि एक्सेलरेशन ऑलमोस्ट जीरो। और इस केस में आपका एक्सटर्नल फोर्स और इलेक्ट्रिक फोर्स क्या होगा, इक्वल एंड अपोजिट। अब सोचो कि अगर एक सर्टेन डिस्प्लेसमेंट तक इसको अगर मूव करवाएंगे तो वर्क डन भी होगा, और वर्क डन होगा तो जो निश्चित तौर पे अगर ये फोर्स दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है तो निश्चित तौर पे इनका वर्क डन भी सेम होगा। लेकिन एक फर्क होगा कि दोनों के वर्क डन के साइन के बीच में अपोजिट रिलेशन होगा। मतलब कि मान लो अगर इसको इधर डिस्प्लेस करवा रहे हो तो एक्सटर्नल फोर्स के लॉन्ग डिस्प्लेसमेंट होगा, तो एक्सटर्नल फोर्स का वर्क डन होगा पॉजिटिव, और इलेक्ट्रिक फोर्स उस समय में कैसा वर्क करेगा, नेगेटिव। समझो मेरी बात को, अगर आप इसको इधर मूव करवाओगे तो डिस्प्लेसमेंट के लॉन्ग एक्सटर्नल फोर्स लग रहा है, तो एक्सटर्नल फोर्स क्या वर्क कर रहा है, पॉजिटिव, और एट द सेम टाइम जो आपका इलेक्ट्रिक फोर्स है वो कैसा वर्क करेगा, नेगेटिव। ठीक है ना। अगर मान लो दूर ले जा रहे होते तो उस केस में इलेक्ट्रिक पॉजिटिव वर्क करता और एक्सटर्नल नेगेटिव। दैट्स व्हाई मैंने यहां लिख दिया कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में एक्सटर्नल वर्क और इलेक्ट्रिक वर्क का जो मैग्नीट्यूड है वो सेम है और साइन जो है उनका अपोजिट रहेगा। ओके, डायरेक्शन मत समझ जाना, वो तो नेगेटिव, इसका प्लस 10 जूल तो उसका माइनस 10 जूल, या उसका प्लस 10 जूल तो इसका माइनस 10 जूल। अब इससे क्या हम लोग कंक्लूजन ड्रॉ करेंगे, ये सब लिखने की जरूरत नहीं है, मैं बोर्ड पे लिख रहा हूं। इससे क्या फायदा होगा अभी तुम देखो, अभी मैं बताता हूं इससे क्या फायदा होगा। मैं देखो यहां पे, तो पहले तो मैं ये लिख देता हूं, इन electrostatics as charges are displaced very slowly, so F external is equal to F electric force।
ठीक है, एक तो पहली बात ये हो गई। दूसरी बात ये हो गई, सो वर्क डन बाय टू फोर्सेस work done by two forces for given displacement or given displacement is related according to WEXT। मतलब क्या हो गया दोस्तों, वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फोर्स। ये रिलेशन आपका निकल गया। अब इससे क्या फायदा होगा, अब इससे फायदा क्या होगा वो देखो। एज वी नो दैट, फिर हम लोग लिख सकते हैं एज वी नो दैट, जैसा कि हम लोग जानते हैं दोस्तों, डेल्टा यू दैट इज चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स, जो कि यहां पे इलेक्ट्रिक फोर्स है। अब ये हम लोग जानते हैं, डेल्टा यू इक्वल्स टू नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फोर्स। और साथ ही साथ हमने ये भी प्रूव किया यहां पे कि एक्सटर्नल फोर्स का वर्क डन नेगेटिव ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स है। तो इसका मतलब है कि अगर इन दोनों को देखें, दिस इज 1, दिस इज 2, तो फ्रॉम 1 एंड 2 हम लोग ये भी आज से लिख सकते हैं कि चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स। ध्यान से देखो दोस्तों, मैं यहां तक पहुंचना चाह रहा था। एक ये तो आपका फिजिक्स का रूल है, और ये एक कंडीशनल लॉ, आप ये भी बोल सकते हो दिस इज फिजिकल लॉ, ये ऑलवेज ट्रू है। और ये जो आपका हो गया दोस्तों, ये आपका हो गया कंडीशनल लॉ। कंडीशनल लॉ कहने का मतलब ये हुआ कि डेल्टा यू इक्वल्स टू WEXT तभी तक हो पाएगा जब तक कि WEXT माइनस WFE के बराबर होगा, और ऐसा तभी हो पाएगा जब चार्ज स्लोली चल रहा होगा। फिर से सुनो, अगर चार्ज स्लोली चलेगा तो ये वैलिड होगा, तो ये वैलिड होगा, तो ये वैलिड होगा। अगर चार्ज स्लोली नहीं चल रहा होगा तो दिस इज नॉट वैलिड, दिस इज नॉट वैलिड, दिस इज नॉट वैलिड, बट दिस इज स्टिल वैलिड, क्योंकि ये फिजिक्स का लॉ है। डेल्टा यू इक्वल्स टू नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फोर्स ऑलवेज ट्रू है, लेकिन इसके ट्रू होने के लिए आपको चार्ज को स्लोली मूव करना पड़ेगा। तो कहोगे सर हमें पता कैसे लगेगा, तो देखो मैं बार बार बोल रहा हूं ना, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में चार्ज को जो मूव करवाया जाता है वो स्लोली मूव करवाया जाता है, ठीक है, अनटिल कि वो लिख दे कि चार्ज को फ्री छोड़ दिया गया, तब मामला अलग होगा, लेकिन तभी ये वाला वैलिड होगा। लेकिन ये लगने के लिए आपका डिस्प्लेसमेंट वाली बात होनी चाहिए कि स्लोली हो रहा है। ओके, अभी और मैं इसके ऊपर बात करता हूं, पहले आप इसको लिख लो। तो दोस्तों अब इसका एप्लीकेशन हम लोग देखते हैं। तो जैसा कि आगे आपका डेल्टा यू इज इक्वल टू WEXT और माइनस WFE। तो देखो डेल्टा यू क्या है आपका, डेल्टा यू है UF माइनस UI इक्वल टू WEXT, या यूं बोलो UF माइनस UI इज इक्वल टू माइनस WFE, और अगर ये माइनस इधर कर दें तो ये हो जाएगा UI माइनस UF इक्वल टू WFE। तो भाई ऐसा है कि अगर आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है कि एक चार्ज को डिस्प्लेस किया गया, किसी चार्ज को डिस्प्लेस करते हैं तो कितना एक्सटर्नल वर्क डन करना होगा, तो आप सीधा बोल देना कि कैसे कैलकुलेट करोगे, आप फाइनल पोटेंशियल में से इनिशियल निकालोगे। और अगर उसने ये पूछा कि इलेक्ट्रिक फोर्स ने कितना वर्क डन किया, तो आप इनिशियल में से फाइनल घटाओगे, यानी इनिशियल में से फाइनल को सब्ट्रैक्ट करोगे। ये क्यों कर रहे हैं वो यहां देख लो, दिस इज इक्वल टू WXT, मतलब बट दिस इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ WFE, और ये नेगेटिव इधर भेज दोगे तो UI फ्रंट में आ जाएगा और ये इधर आ जाएगा। ओके,
तो इस तरीके से इसका एप्लीकेशन कर सकते हैं। अब सुनो, जैसे मान लो एक चार्ज है Q1 और दूसरा चार्ज है Q2। अब दोनों के बीच का डिस्टेंस है R1 इनिशियली और तुम्हें कहा गया कि Q2 के डिस्टेंस को बढ़ा दो, बढ़ा के कर दो R2। फाइनली कितना कर देना भाई? फाइनली Q1 को यहीं रहने दो और Q2 को कर दो R2 डिस्टेंस पे। तो तुमसे यह पूछा जा सकता है कि इसमें कितना वर्क डन होगा, इसके डिस्टेंस को इंक्रीज करने में कितना वर्क डन होगा। तो वेरी सिंपल, सबसे पहले आप इनिशियल एनर्जी निकालोगे। तो फॉर्मूला कल अभी हमने पढ़ा है तुरंत कि K Q1 Q2 डिवाइडेड बाई R1 और UF कितना होगा दोस्तों? K Q1 Q2 बाई R2। तो देखो UI और UF आ गया। तो आपको अगर पूछ रहा है एक्सटर्नल का वर्क डन, तो सीधी सी बात है, फिर लिखो एक्सटर्नल इक्वल टू, देखो UF माइनस UI मतलब दिस माइनस दिस। तो आप क्या करो, K Q1 Q2 कॉमन ले लो और 1 बाई RF माइनस 1 बाई RI। देखो कितना बढ़िया फॉर्मूला निकल के आ गया कि अगर दो पॉइंट चार्ज के बीच का डिस्टेंस R1 से R2 करना होगा तो आप क्या करोगे, K Q1 Q2 और 1 बाई RF माइनस 1 बाई RI। तो फाइनल डिस्टेंस कौन है? RF कितना है? R2 और RI कितना है? R1। तो RF की जगह आप क्या लिख दोगे? R2 और यहां लिख दोगे R1। और वही अगर इलेक्ट्रिक फोर्स से बात करें तो भाई ऐसा है कि उस केस में आप UI में से UF माइनस करोगे, UI में से UI। तो सीधी सी बात है, अगर इलेक्ट्रिक फोर्स का वर्क डन निकालेंगे तो K Q1 Q2 1 अपॉन R1 माइनस R2। तो ये आप थोड़ा ना केयरफुल रहना कि जब एक्सटर्नल फोर्स की बात होगी तो फाइनल डिस्टेंस में से इनिशियल वाला है, और जब इलेक्ट्रिक फोर्स की बात होगी तो इनिशियल में से फाइनल। ओके, हाँ। अब एक बात ये ध्यान रहे, वो मैं बार बार बोल रहा हूं, जैसा कि हम लोग जब पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला कैलकुलेट आज से कर रहे हैं और मैं बोल रहा हूं कि ये सारे फॉर्मूला को आप जनरल तरीके से यूज कर सकते हो। जनरल करने का मतलब है किसी के लिए भी यूज कर सकते हो, चाहे चार्ज का साइन कुछ भी हो, लेकिन उसमें तुम्हें ध्यान रखना होगा इन सभी फॉर्मूलों में जहां भी जो लिखा हुआ Q1 Q2 साइन के साथ रखना है। अगर ये दोनों पॉजिटिव होंगे तो दोनों को पॉजिटिव, उसमें से दोनों नेगेटिव तो दोनों को नेगेटिव, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव। तो ये बात भी आप समझ लो कि इन ऑल दीज, मैं बार बार बोल रहा हूं, ऑल दीज इक्वेशंस, है ना, ऑल दीज इक्वेशंस Q1 and Q2 should be placed with sign। ठीक है दोस्तों, तो इस तरीके से आप देखो कि चार्जेस के बीच पे क्वेश्चन भी एग्जाम में काफी आते हैं, तो आप इसको अच्छे से लिख लो। और जितना भी चीज आज आपको बताया बहुत इंपॉर्टेंट है, न्यू टॉपिक था हम लोग का, बहुत इंपॉर्टेंट है, चाहे कंपटीशन को या बोर्ड या इसके बाद जो पोटेंशियल को डील करेंगे उसमें इस कॉन्सेप्ट्स की जरूरत है। तो नेक्स्ट क्लास में और भी इसमें हम लोग अलग अलग सिस्टम के लिए पोटेंशियल एनर्जी निकालेंगे, आप देखना, और उसका एप्लीकेशन भी मैं बताऊंगा जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर होगा। तो पहले फिलहाल आपको करना क्या है, आज वाले लेक्चर को अच्छे से रिवाइज करना, और मीनवाइल जो डीपीपी दिया गया है उसको भी आप सॉल्व करते रहिए, तब मैं उसको सॉल्व, आप जब सॉल्व कंप्लीट कर लेंगे तो मैं उसको भी सॉल्व कर दूंगा। तो आप इसको अच्छे से लिख लीजिए और रिवाइज कीजिए, अच्छे से पढ़ाई कीजिएगा, ठीक है। और वीडियोस को देखते रहो, लगातार देखते रहो, एकदम डिले नहीं करना है किसी भी चीज में। ओके, थैंक यू।